नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के इस मुकाम के पड़ाव पर। और मुकाम बोले तो मंजिल, बोले तो एक घर, एक पता, एक ठिकाना, टिकना, ये सभी चीज़ें समानार्थी हैं मुकाम के। कुछ शख्स किसी मुकाम पर आकर के रुक जाते हैं और कोई शख्स उस मुकाम को अपनी मंजिल नहीं समझता, बल्कि उस मंजिल से और मंजिल दर मंजिल आगे बढ़ता चला जाता है। हमारे इस कार्यक्रम में ऐसे ही शख्स को हम आमंत्रित करते हैं, ऐसी शख्सियतों को हम आमंत्रित करते हैं जो या तो किसी मुकाम पर आकर के रुक गए हैं और वो वहाँ पर अपना बहुत विस्तार दे रहे हैं अपने कार्य को, अपने कार्य से समाज की सेवा करते हैं या किसी भी तरह का कोई लोक हित में काम करते हैं। कुछ लोग हैं जो इस मंजिल पर आकर के रुक जाते हैं और फिर किसी नए मंजिल, नए मुकाम की तलाश में निकल पड़ते हैं। हमने पिछली मर्तबा आपकी मुलाकात कराई थी लक्ष्मणगढ़ तहसील से मुकुल जैन जी से, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में अभी हाल ही में जिनका चयन हुआ है। लक्ष्मणगढ़ तहसील से ही हमारे साथ आज निधि हैं, निधि गोयल। वो भी उनके पिता लक्ष्मणगढ़ तहसील से ही संबंध रखते हैं, वहीं के रहने वाले हैं। तो स्वागत है निधि आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले बधाई आपको कि आपने सिविल सर्विसेज में एक मुकाम हासिल किया है, 289। निधि, दरअसल क्या है कि हम बहुत सारे लोग निधि की तलाश में रहते हैं और हर आदमी चाहता है कि एक अमूल्य निधि हमको मिल जाए। तो आप तो अलवर की निधि बन गई हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हमें गर्व है, हमें इस बात का फ़ख्र है कि आप हमारे अलवर ज़िले के रहने वाले हैं। तो निधि, हम सबसे पहले तो अपनी बात शुरू करेंगे जहाँ से आप शुरू हुए। स्कूल लाइफ में आपका किस तरह का रुझान था पढ़ाई की तरफ? आप किस तरह से एवरेज थी, अच्छी थी, क्या आपका? सर, स्कूल लाइफ में तो मैं हमेशा से ही अच्छी स्टूडेंट रही थी। जी। तो क्लास में हमेशा ऑलमोस्ट टॉप 3 में ही रहती थी जी। और पढ़ाई के साथ साथ जैसे को करिकुलर में पार्टिसिपेट करना, जैसे कि मैं अपने स्कूल की हेड गर्ल भी थी। जी। तो जो इवेंट्स वगैरह होते थे हमारे स्कूल में, जैसे टीचर्स डे या फिर एनुअल फंक्शन, तो उसमें भी काफ़ी पार्टिसिपेशन रहता था। जी। तो इस तरह से। टीचर्स की फेवरेट? जी सर। जी जी, ऐसे बच्चे टीचर्स के ज़्यादा फेवरेट होते हैं। तो सिविल सर्विसेज के में आने का ख्याल आपके मन में कब आया, या आपने कब ऐसा महसूस किया कि हाँ, मेरे को इधर ट्राई करना चाहिए? सर, थोड़ा बहुत मन तो स्कूल लाइफ से था। जैसे कि जब रिजल्ट्स आते थे तो सब घर पे ऐसे रहता था कि सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया है, तो पापा भी बोलते थे कि आपको एक अधिकारी के रूप में आप ज़रूर आगे ट्राई करें। बट इतना इंटरेस्ट नहीं था। पर जैसे जैसे अब आगे कॉलेज लाइफ में गए तो जब ये देखना था कि अब आगे क्या करना है करियर में, तो ऑप्शन एक्सप्लोर किए, तो सिविल सर्विसेज के बारे में भी देखा और फिर ये जाना कि सिविल सर्विसेज में एग्जैक्टली हमें काम क्या करना होता है। तो जब ये देखा तो उसमें कि किस तरह से प्रशासन चलाना होता है और किस तरह से डिफरेंट सेक्टर्स में हम काम कर सकते हैं, तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड जॉब होता है जिसमें मोनोटनी का काम की स्कोप कम होता है और एक बहुत ही फुलफिलिंग जॉब है जिसमें आप अपनी जॉब के साथ साथ अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए फिर मेरा रुझान बढ़ा और मैंने आगे अपने प्रिपरेशन कॉलेज के बाद स्टार्ट की सिविल सर्विसेज में। बिल्कुल। तो आपका प्रारंभिक शिक्षा जो है वो कहाँ हुई? सर, मेरी प्रारंभिक शिक्षा हैप्पी पब्लिक स्कूल अलवर से ही हुई। जी जी जी। अपने 10th में कितने मार्क्स आए थे आपके? सर, 10th में मेरा 10 CGPA था। अच्छा जी। और 12th में? सर, 12th में मेरा 95.8% था। सब्जेक्ट क्या लिए आपने? सर, मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स था। कॉमर्स। तो कॉमर्स लेकर के आप सिविल सर्विसेज की तरफ आए। तो पोस्ट इसमें ग्रेजुएशन में भी? हाँ सर, ग्रेजुएशन में भी मैं अपने कॉलेज की टॉपर थी। हाँ। तो उसमें टाइम मेरा CGPA 9.054 था। अच्छा। कॉलेज में। और कॉलेज मैंने दौलत राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स किया है। दिल्ली से? अच्छा, बीकॉम ऑनर्स किया है? जी बिल्कुल। तो उसी दौरान आपके मन में आया कि आपको सिविल सर्विसेज ट्राई करने चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या कोशिश की? कहीं आपने कोचिंग किया? सर, कॉलेज के बाद मैंने 1 साल कोचिंग की दिल्ली से ही। जी। देन उसके बाद फिर मैंने घर पे सेल्फ स्टडी से ही किया था। अमूमन हमारे भारतीय परिवारों में ये होता है कि बस बच्चियां जो हैं वो पढ़ लिख जाएं और फिर उनकी शादी कर दी जाए। तो कौन ज़्यादा सपोर्टिव था आपके इस करियर के लिए, माँ, मम्मा या पापा?
सर दोनों का ही आई थिंक इक्वल कंट्रीब्यूशन था। तो जैसे कि पापा का बहुत बड़ा रोल था कि वो मुझे दिल्ली लेके जाते थे कॉलेज के टाइम पे एडमिशन्स के लिए, और जैसे भी जो भी रिक्वायरमेंट होती थी, जिस भी कोचिंग में जो भी एडमिशन लेना होता था, तो कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था कि क्यों चाहिए। और मम्मी का तो हमेशा सपोर्टिव रोल होता ही है कि सब हमारे सारे सब्सिडरी काम जो होते हैं तो हमें कोई काम करना नहीं पड़ता है, तो घर पे रहने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी होता है, हर चीज़ हाथ में आके मिल जाती है। आप जब इसकी तैयारी कर रहे थे, कोचिंग के बाद फिर आपने इसकी तैयारी, कितने अटेम्प्ट आपने किए? सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, देन सेकंड अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू तक मैं पहुंच गई थी, एंड देन थर्ड अटेम्प्ट में ये फाइनल सिलेक्शन हो गया। आप अभी आपने बताया कि मम्मी पापा दोनों आपके सपोर्टिव थे। मैं आपकी पावर के बारे में जानना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ का कोई टर्निंग पॉइंट हो जिसने आपको टर्न किया हो, या कोई मोटिवेशन हो, या कोई आपका रोल मॉडल हो जिसको देख करके आपके मन में ऐसा आया कि आप सिविल सर्विसेज की तरफ जाएं। सर ऐसा कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट तो मेरे को नहीं याद, पर हाँ एक बहुत ही स्लोली बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो आपको एक बिल्डअप कर देते हैं आपके माइंड में कि आपको किस डायरेक्शन में अपना आगे फ्यूचर को लेके जाना है। तो ऐसे काफ़ी मोमेंट्स, जैसे कॉलेज में हम लोग एक दूसरे से बात करते थे कि क्या करियर सब लोग चूज़ कर रहे हैं, और आजकल इंटरनेट के ज़माने में यूट्यूब वीडियोस के थ्रू बहुत ज़्यादा मोटिवेशन वीडियोस जो होते हैं तो वो भी एक इन्फ्लुएंस करते हैं। और घर का एनवायरनमेंट भी होता है कि जैसे मम्मी पापा एक इच्छा थी उनकी भी कि मैं सिविल सर्विसेज में ट्राई करूं, तो वो सब फैक्टर्स लेके एक ओपिनियन और एक माइंड मेक हुआ कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी चाहिए। इंटरनेट को कितना आप अपने लिए यूज़फुल मानते हैं कि इस सिविल सर्विसेज की तैयारी में इंटरनेट ने आपकी हेल्प की? क्योंकि अमूमन तो हम तो जो देख पाते हैं वो है कि बच्चों को उल्टा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है इंटरनेट आजकल ना, तो आपने कैसे महसूस किया? सर इंटरनेट का मैं बोलना चाहूँगी कि दोनों ही रोल होते हैं। तो इंटरनेट ने ज़रूर मेरे सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में बहुत हेल्प किया, बिकॉज जैसे मैं घर पे रह के पढ़ाई कर रही थी तो बहुत सारा ऐसा कंटेंट होता है जो दिल्ली में ही अवेलेबल होता है, बट इंटरनेट की वजह से हमें यहाँ पे रह के बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाता है वो कंटेंट। हमें दिल्ली जाना नहीं पड़ता है बार बार उस कंटेंट के लिए, और डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है कभी कभी हम, तो वो भी रोल होता है, बट हाँ एक बैलेंस बनाना पड़ता है। और फिर आदमी पर भी डिपेंड है, जी यूज़र पर डिपेंड है कि वो उसका कैसे यूज़ करता है। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने आपके स्कूल पर कोई ऐसी कोई बात, जैसे आपने कहा कि टीचर्स की आप बहुत फेवरेट थी, नॉटी भी थी क्या आप? सर मैं नॉटी सच तो नहीं थी, बट हाँ मेरे और मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बातें किया करते थे। तो जैसे एक बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मम्मी पापा जब आए तो टीचर ने हमारे टीचर ने ये शिकायत की कि बहुत बातें करती है, बट उन्होंने फिर यही बोला कि बातें तो करती है पर पढ़ाई भी करती है। तो वो जो बच्चे अगर कुछ उनकी कमियां होती हैं तो वो ढक जाती है, जो बच्चे अच्छे होते हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात है। होता भी यही है। अच्छा, फिर होता भी है कि जो मैंने नोट किया है कि जो बच्चे थोड़े से शैतान होते हैं वो पढ़ाई में बड़े सिंसियर और सीरियस होते हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज़ के आदमी का जिसको हम ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं वो नहीं हो पाती है। बहुत अच्छी बात है। कॉलेज लेवल पर आकर के आपने दिल्ली में रहे तो आपको अलवर और दिल्ली के कल्चर को एडजस्ट करने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं सर, ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आई, बिकॉज अलवर भी आजकल एक अच्छा शहर हो गया है। तो पर हाँ दिल्ली का लाइफस्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है, बट वो हमारे ऊपर खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना उसमें इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं। और मैं बहुत फॉर्चुनेट थी कि मेरा जो फ्रेंड सर्कल था वो इतना हाई स्टाइल में नहीं था, तो हम सब अपने नॉर्मली कॉलेज लाइफ में और पीजी में भी बहुत ही नॉर्मल रहते थे, और हमने अच्छे से एक्सप्लोर भी किया, दिल्ली को घूमने भी जाते थे, बट बैलेंस करके चले दोनों चीज़ों को। फ्रेंड्स टारगेट अचीविंग में हेल्पफुल होते हैं? जी सर, बिल्कुल होते हैं, बिकॉज फ्रेंड्स का एक बहुत ही रोल होता है जब आप बहुत लो होते हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन बहुत ही टायरिंग और अप्स एंड डाउन्स के साथ होती है। तो लो मोमेंट्स जब आते हैं तो आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, वो आपको बोलते हैं कि तेरा तो हो जाएगा, तो वो बहुत ही एक वो छोटा सा सेंटेंस काफ़ी मोटिवेट कर देता है आपको। तो ज़रूर रोल रहा फ्रेंड्स का। तो
आपने अभी आपने बताया कि आपने 3 अटेम्प्ट किए हैं। जी तीनों अटेम्प्ट में आपको क्या कोई कॉमन बात लगी? सर सारे सिविल सर्विसेज की पूरी प्रिपरेशन में यही होता है कि आप अपना हार्ड वर्क कितना जी। दे पाएँ, और टाइम मैनेजमेंट बहुत एक इशू ज़रूरी। होता है। एंड हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क दोनों ही ज़रूरी है। दोनों ज़रूरी। तो जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा मैं डिमोटिवेट हो गई थी, तो इस वजह अच्छा। से शायद कुछ बहुत ही कम 2 मार्क्स से मेरा रह गया था। पर वो डिमोटिवेशन और एक मेंटल जो इशू हो जाता है आपका जी, स्ट्रेस और जी, एंजाइटी जी, की जी, वजह से, तो मैंने फिर आगे के अटेम्प्ट्स में ये ट्राई किया कि मैं अपने आप को थोड़ा काम रख के पढ़ाई करूँ। जो होगा वो तो डेस्टिनी है, जी। तो पर हम अपने आप को काम रख सकते हैं, तो वो मैंने कोशिश की अपने आगे के दोनों अटेम्प्ट्स में। मतलब असफलता जो है उसको सीढ़ी बनाना है, ना कि जी ये बिल्कुल। समझना है कि बस सब कुछ खत्म हो गया, जी। ये नहीं समझना है। जी तो उसको एक, अगर हमारा जो युवा है उसको अगर एक सीढ़ी बनाता है या उसको एक पावर बना लेता है, क्योंकि असफलता भले ही असफल कर जाती है लेकिन कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर जाती है, तो उसको उसका जो सबक है वो याद करना और फिर अगले उसके लिए बढ़ लेना है, बहुत अच्छी बात है। हमारे जो युवा इस फील्ड में आना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो वो, जैसा मैं अक्सर आप जैसे व्यक्तित्वों से ही पूछता हूँ कि मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, मैं आपसे पूछूंगा क्या पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे? सर ये इसमें मैं ये बोलना चाहूँगी कि सबका अपना अपना एक पेस होता है पढ़ने जी, का। जी। तो मेरा है कि मैं ऐसा कोई फिक्स्ड टाइम तो नहीं होता मेरा हाँ। कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगी, बट एक टारगेट होता है कि इतने दिन में ये चीज़ ख़त्म करनी है, तो उस हिसाब से अपना डिवाइड कर सकते हैं कि एक दिन में कितना करना है, तो उस जी। हिसाब से पढ़ती थी मैं। और ऐसे भी दिन होते हैं जब नहीं करता है मन पढ़ने का, तो उस दिन मेरे हिसाब से थोड़ा रेस्ट ले लेना चाहिए, क्योंकि हम एक हाँ, इंसान है, तो इंसान। एक तो ऐसे आता है कि जिस दिन नहीं मन करता, बट ये है कि आप अपना टारगेट बनाएं कि इतना कंप्लीट करना है और फिर उस हिसाब से अपना पढ़ाई करें। आप अपनी एंजाइटी से निपटने के लिए क्या करते थे? सर मैं अपने पेरेंट्स से, अपने भाई से थोड़ी देर बात करती थी, और थोड़ा उनके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बाहर चली जाती थी, कभी कभी बात कर लेती थी, और थोड़ा मूवी वगैरह देख लेती थी थोड़ा। कौन सी मूवी पसंद है आपको? भारतीय सिनेमा देखते हैं आप या हाँ जी। हॉलीवुड? सर मोस्टली तो मैं बॉलीवुड मूवीज देखती हूँ। बॉलीवुड देखते हैं। जी। कोई पसंदीदा फिल्म? सर मुझे 3 इडियट्स काफ़ी पसंद है, और जैसे एक सुशांत सिंह राजपूत की MS धोनी काफ़ी अच्छी मूवी है। जी। और आजकल वेब सीरीज़ काफ़ी है, तो वेब सीरीज़ जैसे पंचायत तो काफ़ी अच्छी है। अपने ये भारतीय म्यूज़िक में अगर हम बात करें तो कौन सा म्यूज़िक आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? सर मुझे थोड़ा स्लो म्यूज़िक में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं अरिजीत सिंह के सॉन्ग ज़्यादा पसंद करती हूँ। गा सकते हैं? जी सर। गाना नहीं? ठीक है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपके पापा का नाम विष्णु गोयल, मम्मा आपकी ज्योति, भैया आपके नक्षत्र, आप निधि, तो निधि किसकी? सर मुझे अभी तो लगता है कि अभी तो मैं अपने मम्मी पापा की ही निधि हूँ, क्योंकि जो भी मैंने सीखा है तो अभी तो मम्मी पापा से ही सीखा है। जी। बट मैं चाहूँगी कि मैं अपने काम से अपने समाज की, अपने देश की निधि बनूँ, और अपने अंदर वो गुण लाऊँ, ताकि मैं अपने गुणों की भी निधि बन पाऊँ। तो हम तो आपको अलवर की निधि मानते हैं। हाँ जी बिल्कुल। चलिए, निधि आप जो कि हम बॉयज़ से अलग तरह के सवाल पूछते हैं और गर्ल्स से अलग तरह की बात करते हैं, तो आपकी लाइकिंग क्या है खाने में? सर मुझे छोले पसंद हैं, छोले चावल। घर पे आकर के मम्मा से आप क्या फरमाइश करते हैं कि क्या खाना है आपको? छोले जी। उनके हाथ के, और स्वीट्स में? सर खीर। मम्मा की हाथ जी, की जी, बनाई मम्मी हुई के खीर। हाथ की खीर। ओके। लड़कियों को गोलगप्पे बहुत पसंद होते हैं, आपको है? सर बहुत तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ पसंद है। पसंद है। एक बार में कितने खा सकते हैं? सर अराउंड 10। 10 खा सकते हैं। गोलगप्पे खाने के बाद उससे चटनी भी हाँ जी वो ले लेते हैं। पपड़ी जी, पपड़ी जी। लेकर। ठीक है, सभी गर्ल्स की चॉइस, सभी गर्ल्स को पसंद रहता है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप ने इतने सालों तक आप लगातार आप पढ़ाई करते रहे, तो पढ़ाई के इतर भी क्या आपने अपने अंदर कोई हॉबी या ऐसी कोई चीज़ रखी?
सर मुझे फिक्शन जो नॉवेल्स होती हैं वो पढ़ना पसंद है, तो मैंने वो पढ़ती थी, और मूवीज़ वगैरह भी एक एंटरटेनमेंट का साधन होता था मेरा। स्पोर्ट्स में? सर स्पोर्ट्स में तो मैं ज़्यादा नहीं थी स्कूल टाइम से ही। आजकल के बच्चे जो है वो मोबाइल पर गेम्स वगैरह जी। करते हैं, आप भी करते हैं? सर मोबाइल में गेम्स तो नहीं खेलती हूँ मैं। नहीं खेलते आप? नहीं। मोबाइल का यूज़ ज़्यादातर क्या करते हैं? सर मोबाइल का यूज़ थोड़ा सोशल मीडिया, यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखना, तो ऐसे ही मूवीज़ इसी में। अच्छा हाँ, यूट्यूब की बात की आपने तो मुझे याद आया कि यूट्यूब पर बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ हैं जी। या सिविल सर्विसेज में आने वाले बच्चों को, वो उन्हीं को ज़्यादातर मैंने देखा एक्सप्लोर करते रहते हैं। जी। क्या वो कुछ हेल्प करते हैं? जी बिल्कुल, वो हेल्प करते हैं, बिकॉज एक तो आपको ये पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे जाते हैं, तो वो आप प्रिपेयर कर पाते हैं उनसे एक इंस्पिरेशन लेके, और वो हेल्प करते हैं कि आप किस तरह से, किस मैनर में आप एंटर करेंगे, किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे इंटरव्यू बोर्ड के सामने, क्योंकि वहाँ पे मॉक इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स बैठे होते हैं। जी। तो वो आपको काफ़ी अच्छे से गाइड कर देते हैं कि किस तरह से आपको किस चीज़ का कैसे जवाब देना है, या फिर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप किस तरीके से उसका हम्बली आंसर कर सकते हैं, तो उसमें ज़रूर हेल्प करते हैं मॉक इंटरव्यूज़। आपने 3 अटेम्प्ट में आपने सक्सेस हासिल की है, तो इंटरव्यू का कोई ऐसा कोई वाकया जो आपको याद हो और आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? जैसे कि सर जब मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया था, जी। तो चेयरमैन सर ने मुझसे पूछा था कि आप हमें कुछ बताना चाहेंगे। जी। तो मैंने उनसे यही बोला कि बजट के टाइम पे मैंने एक न्यूज़पेपर में एक फ़ोटो देखा था, जिसमें जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो थी निर्मला सीतारमण जी, वही इकलौती फीमेल थी उस पूरे फोटोग्राफ में। सारे ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो सभी मेल थे। तो मैंने उन्हें बोला कि जिस तरह से अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में भी वुमेन रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज़ करना है। तो सर ने मुझे बोला कि ये बहुत जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है, बट ये भी एक था कि जो टॉप पे थी वो हमारी एक फीमेल थी। तो मैंने कहा सर वो भी बिल्कुल सही बात है, बट रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा हाँ, तो वो एक मोमेंट था जो मुझे लगता है कि काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग था मेरे इंटरव्यू में। वैसे तो हम ये शुभकामनाएं देंगे कि आप और प्रयास करें जी। तो जैसा आपने कहा आप करेंगे भी सही, ये आपकी मंजिल नहीं है, ये एक पड़ाव है। जी बिल्कुल। ना, आपकी मंजिल अभी वही है कि आपको भारतीय प्रशासनिक सेवा की तरफ जाना है। मोटिव क्या रहेगा आपका जब तक एलाइड में है आप, तब तक आपका मोटिव क्या रहेगा लाइफ का? ठीक है, नौकरी है, सभी जिस तरह से रूटीन वर्क होता है वो सब करते हैं, उसके इतर भी कुछ हम सोचते हैं कि जब हम इस मुकाम पे आएंगे तो हम ऐसा करना चाहेंगे, कोई सोशल या कुछ इस तरह का आपका कोई टारगेट? सर मैं वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ पे काम करना चाहूँगी। इसी पर ही आप? जी, वुमेन हेल्थ पे और वुमेन एजुकेशन पे, वुमेन सेफ्टी पे बहुत बड़ा एक इशू है हमारे देश में, तो उस पर मैं ज़रूर काम करना चाहूँगी। जी। हमारे जो दर्शक हैं, जो आप जैसे व्यक्तियों से प्रेरणा लेते हैं, मोटिवेशन लेते हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहें कि उनको क्या तैयारी में कैसे करें या उनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़े, तो कुछ टिप्स आप उनके लिए? सर पहला टिप तो मैं यही देना चाहूँगी कि अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें इस प्रिपरेशन में आने से पहले, कि आप इस प्रिपरेशन में आना क्यों चाहते हैं। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक रीज़न ही होगा जो आपको इस पूरी इतनी लंबी जर्नी में एक सस्टेन कर पाएगा। तो आप पेरेंट्स के प्रेशर में आके या फैमिली फ्रेंड्स के प्रेशर में आके ना डिसीजन लें, अपना खुद का इनर मोटिवेशन ढूंढें। और सेकेंडली मैं ये बोलना चाहूँगी कि सेल्फ बिलीव रखें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये सोचें कि आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप जब तक ये नहीं विश्वास करेंगे अपने ऊपर कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, तब तक आप नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। तो सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी है इस प्रिपरेशन में। थर्डली प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग तो आप एक पूरा स्ट्रैटेजी बनाएं पहले, क्योंकि आजकल इतनी टॉपर वीडियोस और टॉपर टॉक्स अवेलेबल है, तो आप उन्हें देख के एक स्ट्रैटेजी बनाएं, अपनी बुक लिस्ट तैयार करें और उस अकॉर्डिंग फिर अपना स्ट्रैटेजी अपनी बुक्स लेके आएँ एंड स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करके देन अपने टारगेट्स बनाएं एंड देन उनको वीकली टारगेट्स, मंथली टारगेट्स, डेली टारगेट्स में डिवाइड करके प्रिपेयर करें। और जैसे कि डिफरेंट स्टेजेस के लिए, जैसे प्रीलिम्स हैं तो आपको मॉक पेपर्स काफ़ी इसेंशियल होते हैं प्रीलिम्स के लिए, और मेंस के लिए आंसर राइटिंग जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के टॉपिक्स को कवर करना, एक एक टॉपिक को कवर करना बहुत ज़रूरी है। और इंटरव्यू की प्रेपरेशन में मैं बोलना चाहूँगी कि थोड़ा इंक्यूजिटिव होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप कोई न्यूज़ देख रहे हैं
जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है, तो आप उसमें खुद क्वेश्चन सोचें कि क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा या फिर साउथ एशिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, और अपने बारे में जानने की कोशिश करें। सेल्फ डिस्कवरी बहुत ज़रूरी है यूपीएससी में और इंटरव्यू में स्पेशली। अपने ऊपर खुद क्वेश्चन देखें कि क्या क्या क्वेश्चन मुझसे पूछे जा सकते हैं, तो वो एक है इस चीज़ में। जनरली किस तरह से क्वेश्चन होते होंगे? सर मोस्टली डैफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। डैफ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म हमसे फिल कराया जाता है मेंस के रिजल्ट, जिसमें हमारी जो बेसिक डिटेल्स, बैकग्राउंड डिटेल्स होती हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारी स्टेट, फैमिली बैकग्राउंड, एंड देन हॉबीज़ के बारे में कोई अचीवमेंट्स और कोई लीडरशिप वगैरह जो हम लोगों ने किया है, तो वो सब, तो उसके अराउंड दे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें। और कुछ करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे वुमेन होते हैं तो जब कोई फीमेल कैंडिडेट होती है तो उनसे थोड़ा वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे अलवर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा? सर मुझसे अजबगढ़ भानगढ़ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था? सर वो कि आप अजबगढ़ भानगढ़ के बारे में थोड़ा आप कुछ बताएं कैसे है, तो कि 3rd मोस्ट हॉन्टेड साइट है एशिया में, और जैसे कि ये दिन के टाइम में ही खुलता है, बाद में शाम के टाइम पे बंद हो जाता है, तो ये सब। इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड पैलेस अगर हम गूगल पे टाइप करेंगे तो सबसे पहले भानगढ़ आएगा। मेरी इस पर मैंने भी इस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं और मुझे दिल्ली से इसके ऊपर एक अवार्ड भी मिला था। तो भानगढ़ वास्तव में अपने आप में एक अलग, अलवर के लिए एक बहुत ऐसी जगह है जिसको पर्यटन की दृष्टि से हम इसको काफ़ी एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। निधि जी, एक तो निधि वो है जो हमारे सामने बैठी है और वो उनका मुकाम भी हमारे सामने है। मैं अक्सर ये पूछा करता हूँ कि वो निधि कौन सी है जिसको हम नहीं जानते। अब तो हम आपको सबको आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो क्या है जो निधि के बारे में हम नहीं जानते, और निधि चाहती हैं कि वो बताएं। सर मैं बचपन में थोड़ी पेंटिंग अच्छी करती थी, बट पढ़ाई के चक्कर में बाद में ज़्यादा रुझान नहीं हो पाया या बहुत प्रैक्टिस नहीं हो पाई, तो मैं चाहूँगी कि मैं अपने आप को और बेहतर करूँ पेंटिंग में, तो वो मैं ज़रूर वो आप चाहेंगे जी। तो मतलब निधि पेंटर भी हैं हमारी जी। चलो, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो निधि, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम ये चाहेंगे कि आपको अपनी मंजिल दर मंजिल जो भी आपकी इच्छा है वो ईश्वर आपकी पूरी करे, आपकी मदद करे, और आप अलवर का नाम इसी तरह से रोशन करते रहें। आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।